ठीक है, तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस के कॉजेज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला जो कारण है वो मेन 4 कारण होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो लैक्टेज एंजाइम है ना वो विद इंक्रीजिंग एज दिस लैक्टेज एंजाइम डिक्रीजेस। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ लैक्टेज एंजाइम कम हो जाता है शरीर में। दूसरा कारण है सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी, माने कि कोई ऐसी डिजीज हुई इंटेस्टाइन में, कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से क्या है इंटेस्टाइन ने लैक्टेज एंजाइम बनाना ही बंद कर दिया। तो इसमें ना कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को डैमेज करती हैं, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल जब डैमेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लैक्टेज बनना बंद हो जाता है। तो उसका ही एक एग्जाम्पल है गैस्ट्रो एंट्राइटिस। ठीक है, तो गैस्ट्रो एंट्राइटिस, जो गैस्ट्रो शब्द है ना वो यूज होता है स्टमक के लिए, एंटर शब्द इज फॉर इंटेस्टाइन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्रो एंट्राइटिस माने कि स्टमक का, इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो इस बीमारी में भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो वॉल है ना वो डैमेज हो जाती है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज होगी तो फिर नहीं बनेगा लैक्टेज। इसी तरीके से क्या है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, इन दोनों डिजीजेस में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन देखने के लिए मिलता है। इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज होती है, तो इंटेस्टाइनल वॉल ही क्या कर रही है, लैक्टेज एंजाइम भी बना रही है, तो वो डैमेज हो जाएगी तो लैक्टेज नहीं बनेगा। इसी तरीके से किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, ठीक है, तो और साथ ही साथ कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स भी अगर लेता है तो वो भी इंटेस्टाइनल डैमेज करती है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज माना जाता है कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। ठीक है, बच्चे का जन्म से ही लैक्टेज एंजाइम ही नहीं है। ठीक है, वो जीन ही नहीं है जो लैक्टेज एंजाइम के लिए कोडिंग करे। ठीक है, वो है ही नहीं, तो बना ही नहीं बच्चे में। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक पॉइंट होता है डेवलपमेंटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। तो ये क्या होता है, ये जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं ना जो करीबन 28 से 37 हफ्ते में पैदा हो जाते हैं, तो उनमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे प्री मेच्योर हैं, तो उनका जब वो प्री मेच्योर बच्चे हैं तो ना उनके पूरा बॉडी फुल्ली डेवलप नहीं होती, तो उनका जो है इंटेस्टाइन जो है वो अनडेवलप्ड रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी जो है विद इम्प्रूव्स, दिस कंडीशन इम्प्रूव्स विद इंक्रीजिंग एज। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो देखो क्या होता है कि जो अनएब्जॉर्ब लैक्टोज है विद इन द बाउल, ठीक है, ये क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्ब कब होता? जब लैक्टेज एंजाइम इसको तोड़ता ग्लूकोज लैक्टोज में, गैलेक्टोज में, तब वो चीज एब्जॉर्ब होती है। जब लैक्टेज एंजाइम ही नहीं है तो तोड़ेगा कौन? तो क्या होता है, अनएब्जॉर्ब लैक्टोज विद इन द बाउल। ये क्या करता है, इनफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड इनटू द बाउल, जिसके कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन इरिटेट होके डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये पड़ा रहता है बहुत समय तक। आप समझिए जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये लैक्टोज जो है पड़ा रहता है, और फिर ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को इरिटेट करके एक्सेसिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा के ये ऑस्मोटिक डायरिया करवा देता है। ठीक है, और इसके अलावा कोलोनिक बैक्टीरिया फर्मेंट द अनएब्जॉर्ब्ड लैक्टोज प्रोड्यूसिंग वेरियस गैसेस। ठीक है, और ये जैसे पड़ा रहेगा ना पेट में, तो इंटेस्टाइन में क्या है, कुछ बैक्टीरियाज भी मौजूद रहते हैं। तो जैसे बैक्टीरियाज मौजूद है तो उनके लिए तो ये खाना है, तो वो इसको फर्मेंट करके गैसेस प्रोडक्शन भी करते हैं पेशेंट में, तो उसको क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन टाइप की भी समस्या मिलती है। साथ एक तो डायरिया मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलता है, लैक्टोज गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड लीडिंग टू इनफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड विद इन द ल्यूमेन। ठीक है, ये जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होके और ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ये फ्लूइड एक्यूमुलेट करवाता रहता है, अपने साथ खींच खींच के फ्लूइड जो है पेट में एक्यूमुलेट कराता रहता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा एक मिनट, अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। क्लिनिकल फीचर तो व्यक्ति को जो है डायरिया रहेगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, जिसमें मैंने बताया पेट जो है फूला सा लगेगा उसे, ब्लोटिंग मिलेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, फुलनेस, ठीक है, भारी भारी लगेगा पेट, फ्लैचुलेंस रहेगा उसको, ठीक है, और हेड एक, मसल पेन, जॉइंट पेन, ठीक है, माउथ अल्सर्स होंगे उसको, ठीक है, और यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारे जो मिलेंगे, ये लेस कॉमन है, मोर कॉमन आर दीज। ठीक है, ये मिलेंगे ज्यादातर। और
यही लक्षण है लैक्टोज इंटॉलरेंस के। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं इसकी वजह से? अब देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी की काफी चीज कॉमन होती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉमन होती है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ऑस्टियोपीनिया, ठीक है, और बोन का कमजोर हो जाना इज ऑस्टियोपीनिया, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में छेद हो जाना इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपीनिया माने बोन की जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाना इज ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपोरोसिस बोन में डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होना, खोखली होती रहती है बोल है बोन, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। माल न्यूट्रिशन हो जाता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। और टेस्ट क्या क्या कराएंगे? हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो निकलेगा, तो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, स्टूल एसिडिटी टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। स्टूल पीएच गेट लोअर ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड लैक्टोज इनटू द लैक्टिक एसिड। ये जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में मौजूद थे वो क्या करेंगे? अनअब्सॉर्ब लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हैं, तो पीएच भी जो है स्टूल का एसिडिक हो जाता है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट आप करेंगे, स्मॉल बाउल का बायोप्सी भी कर देते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट यही है कि जिससे दिक्कत हो रही है वो चीज तुम खाओ ही नहीं, ठीक है। तो वही है, डेयरी डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी लैक्टोज कंटेनिंग कंपाउंड है वो आप नहीं खाइए, ठीक है। और अब जब आप वो नहीं खाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और साथ ही साथ रिडक्शन इन द इनटेक ऑफ लैक्टोज कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। और चाहे तो आप लैक्टेज का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं उसमें। प्रोग्नोसिस जो है हैज एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कोई पेशेंट इसके बिना मर जाएगा, खुशी खुशी जीते हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो प्रोग्नोसिस इसका गुड है, ठीक है। और मोस्ट पेशेंट हैव कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन साइन एंड सिम्टम्स विद देयर डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। बस खान पान का ध्यान रखना है, बाकी ये इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब शीर आलसक, ठीक है। शीर आलसक क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर प्लस अलसक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने अलसक शब्द का आपको मतलब बताया था ना, जो कि जब आलसी की भांति जो अनएब्सॉर्ब फूड है, मतलब आम स्वरूपी आम है, वो क्या करता है? पेट में पड़ा रहता है ना, ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है ना अधो भाग से निकलता है, दैट इज अलसक। तो जब ये चीज शीर के कारण होने लगे तो वो शीरा अलसक है, ठीक है। तो इसका देखो निदान संप्राप्ति में क्या होता है कि धात्री द्वारा त्रिदोष कारक आहार विहार का सेवन किया जाए, और वो फिर उसकी बॉडी में क्या है? त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। तो जब त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, एक साथ सभी दोषों का वक्ष प्रदेश में आश्रित होकर शीरवाही रस शीरवा रसवाहिनी यो में प्रवेश। आप समझो जो लैक्टेटिंग मदर है वो मिथ्याहार विहार का खाना मतलब सेवन करेगी, तो मिथ्याहार विहार के सेवन से क्या होगा? त्रिदोष का प्रकोप होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा तो वो कहाँ जाएंगे? जो उसकी शीरवाही रसायनियां है ना, शीरवाही नाड़ियां है जो उसकी उसमें चले जाएंगे वो दोष, तो वहां से क्या जाएंगे? ब्रेस्ट के साथ, ब्रेस्ट मिल्क के साथ निकलते हुए वो बच्चे के मुंह में भी जाएंगे, तो शिशु द्वारा पान हो जाएगा उसको और बच्चे को क्षीर आलसक हो जाएगा, ठीक है। और क्षीर आलसक के लक्षण तो क्या कह रहे हो आप? वक्ष प्रदेश कौन सा एरिया है? एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। एक्चुअली वक्ष प्रदेश ना, एब्डोमिनल रीजन ये पूरा ही एब्डोमिन को कंसीडर करते हैं, बट जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ना वक्ष प्रदेश, जैसे यहाँ पे बोला है ना वक्ष प्रदेश, तो इसको आप ना अपर एब्डोमेन से रिलेट करो। क्योंकि यहाँ पे मेन जो जाना है, वैसे देखो अगर वो त्रिदोष आहार विहार खाएगी तो पूरे शरीर में उसके खुद के तो लक्षण आएंगे ही, वो दोष स्पेशली कहाँ जाएंगे? तो वो वक्ष प्रदेश में स्थित जो स्तन है, तो आप ये समझो कि अपर एब्डोमेन का जो रीजन है वो वक्ष प्रदेश, क्योंकि वही जो है उसके ब्रेस्ट प्रेजेंट है, तो जहां ब्रेस्ट है वहीं उसकी नाड़ियां भी होंगी, तो ये आपको वक्ष प्रदेश माने कि अपर एब्डोमेन से आप समझना है इसको, ठीक है। तो तभी लिखा है एक साथ सभी दोषों का कहाँ होता है? वक्ष प्रदेश में आश्रित शीरवाही रसायनियों में प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल रीजन में
जो मौजूद शीरवाही रसायनिया है उनमें इसका प्रवेश हो जाता है, तो फिर वो क्या है, मिल्क के साथ बच्चा जब सक करेगा तो मिल्क के साथ वो दोष भी बच्चे में चले जाते हैं। ये पॉइंट। इसके अलावा हाँ, अब इसके लक्षणों की बात करते हैं, ठीक है। तो लक्षण में ना, बच्चा अगर मल का त्याग करेगा तो कैसा मल होगा बच्चे का? बच्चे का मल आम, दुर्गंध युक्त, ठीक है, जल के जैसा पतला, ठीक है, और रुक रुक कर बच्चे का मल निकलेगा। साथ ही क्या है, निर्मल, विच्छिन्न और झागदार, ठीक है, टुकड़े में टूटा हुआ और झागदार बच्चे का मल निकलेगा। अलग अलग प्रकार के रंग हो सकते हैं उसके, हरा, काला, डार्क येलो, लाइट येलो, इस तरीके का डिफरेंट मल्टीपल कलर्स वाला बच्चे का स्टूल होगा। और बच्चे को वेदना के साथ वो स्टूल डिस्चार्ज होगा बच्चे का। और मूत्र कैसा आएगा बच्चे का? पीला, श्वेत, घन, ऐसा मूत्र आएगा। और साथ ही साथ बच्चे को क्या रहेगा? ज्वर रहेगा, अरोचक रहेगा बच्चे को, ठीक है, तृष्णा रहेगा, वमन रहेगा, और शुष्क उदर रहेगा, ठीक है, मतलब पेट भी उसका सिकुड़ा हुआ सा रहेगा। बच्चे को जम्बा है, अंगमर्द, विक्षेप, ठीक है, ये सारी चीजें, आंत्रकूंजन, गुड़गुड़ाहट, पेट में कंपन, ठीक है, ये सारे रहेंगे। मेन आपने मलमूत्र के बारे में पॉइंट्स ध्यान रखने, बाकी तो कॉमन ही है, ज्वर, तृष्णा, दाह, ये सब लिख दीजिएगा। और साध्यता के बारे में बात करें ना, तो जो अल्सक होता है ना, मतलब जो एडल्ट्स का अल्सक है वो भी वैसे डिफिकल्टी है ट्रीट करना, तो बच्चों में है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए अत्यधिक आत्यायिक है, माने कि आत्यायिक माने इमरजेंसी है, ये दारुण है मतलब बहुत कष्ट देता है बच्चे को, अति कठिन और दुष्चिकित्सीय है, ठीक है, इजीली ट्रीट भी नहीं होता, दुष्चिकित्सीय है। चिकित्सा में करते क्या है फिर? तो चिकित्सा में पहले तो धात्री एवं बालक को जो है शीघ्र हमें वमन कराना है। क्यों? धात्री के शरीर से भी हमको दोष निकालने जरूरी है, क्योंकि उसके शरीर में पहले दोष गए तभी वो जो है बच्चे में भी गए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले धात्री का भी वमन कराना पड़ेगा, बच्चे का भी वमन कराना पड़ेगा, ताकि जो भी प्रकोप हो रखा है दोनों में दोषों का वो चीज निकले। और फिर उसके बाद आप संसर्जन क्रम कराइए। और इसमें ना कुछ शमन औषधियों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे वचादि गण है, निषादि गण का क्वाथ दे दो, हरिद्रादि गण की औषधियां दे दो, ठीक है। इसमें से जो आपको याद हो जाए वो आपने मेनली याद कर लेना है। और लक्षणों के अनुसार फिर चिकित्सा तो करनी पड़ेगी, जो जैसा लक्षण आएगा, ज्वर हो रहा है, ठीक है, भूख नहीं लग रही, तो उस हिसाब से फिर वैसा ट्रीटमेंट चलेगा। और ये सब नहीं करना है। और हाँ, इसमें से आप ना भले ही ये वाला शमन चिकित्सा में ये वाली पॉइंट्स छोड़ देना, लेकिन शमन चिकित्सा में ये क्षीराल्सक नाशक जो प्रमुख योग हैं उनके बारे में लिख दीजिएगा। जैसे कुमार कल्याण रस है, बालकर्द रस है, ठीक है, बाल चतुर्भद्र चूर्ण है, ठीक है, और बाल रोगांतक है, कुटज बिल्व पानक है। तो इसको जो है दो चार इसमें से याद करके इनको लिखिएगा। और इसको फिर मॉडर्न में गैस्ट्रोएंटराइटिस से रिलेट करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आता है आयुर्वेद में तो केवल क्षीराल्सक आता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस आपको नहीं पढ़ना है, वो नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में ही नहीं है तो आपने नहीं करना है। तो उसको दुष्ट स्तन्यपान वाला इंट्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है। अगर इससे आएगा ना दुष्पान व्याधियों का मतलब वर्णन लिखो, तो 5 मार्क्स में आएगा शॉर्ट नोट, तो वो आयुर्वेद में जो इंट्रोडक्शन पॉइंट में पढ़ा था वो लिखिएगा, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस हमने कर लिया, क्षीराल्सक हमने कर लिया, ठीक है। अब कुकुनक और अहिपूतना है, ये और कर लेते हैं। तो देखो, कुकुनक क्या होता है कि जो बच्चों का कंजक्टिवाइटिस होता है वो होता है कुकुनक रोग, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जैसे अब तो हमें पता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, अलग अलग माइक्रोब्स हैं, पैथोजन है, उनके इन्फेक्शन से होता है। लेकिन पहले क्या हमको पता नहीं था, तो इसलिए माना जाता था कि माता के दुष्ट स्तन्य से, माने माता का दूषित जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, उससे ही ये कुकुनक रोग होता है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो ये कुकुनक रोग क्या है कि ये एक नेत्र व्याधि है, ठीक है। और इसका वही मैंने आपको बता दिया, नेत्रगत व्याधि है, बस इतना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से निदान आदि से चालू करना, ठीक है। निदान क्या होता है? जैसे माता जो कुछ भी खराब खाना खाएगी, जैसे मधुर द्रव्य, मछली, मांस, दुग्ध, शाक, त्रिदोष प्रकोप करने वाली चीजों का माता अगर अत्यधिक सेवन कर लेगी, ठीक है, तो वो ही सब है इसमें। अभिषंद भोजन खा रही है, ठीक है, भोजन के खाने के बाद दिन में सो जा रही है, लवण, अम्ल रस आदि का अत्यधिक सेवन करिए, ये सब क्या त्रिदोष जन्य त्रिदोषों को प्रकोप करने वाले आहार विहार का जब भी माता सेवन करेगी, उससे क्या होगा? जब माता ऐसे
निदानों का सेवन करेगी दोष प्रकोप होगा। वो कहाँ जाएंगे दोष? फिर से जाएंगे शीरवाही नाड़ियों में, ठीक है, शीरवाही स्रोतस्सु में जाएंगे और वहां से क्या होगा? दोषों का मार्ग आवरण हो जाएगा। वो दोषों का मार्ग आवरण होने के बाद वो मार्ग आवरण का मतलब ये समझो कि रास्ते में वो प्रॉपरली दोष एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो उस तरीके से नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो दोषों का मार्ग आवरण होगा और वो दुष्य स्तन कर देंगे। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं माता ने क्या किया? निदान का सेवन किया, दोष प्रकोप हुए, शीरवाही नाड़ियों में वो चले गए, वहां से उन्होंने किया दूषित ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और फिर वो क्या है? वही दूध जो है बच्चे ने पी लिया। अब इससे क्या हो गया? बच्चे में आक्षेप हो गया, उष्णता से कफ और रक्त का प्रकोप हो गया। इस सबसे बच्चे में जो है दोषों का प्रकोप हो गया। मेनली ये लिखिएगा, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, इससे लिखना दोषों का प्रकोप हो गया बच्चे में और उसको हो गया कुकुणक नेत्र रोग। तो जब ये कुकुणक नेत्र रोग होता है तो क्या लक्षण आते हैं? बच्चे की आंखों से निरंतर श्राव, जो आपको कंजक्टिवाइटिस में दिखते हैं ना, वही लक्षण। बच्चों की आंखों से निरंतर श्राव, छींकना आना, ठीक है, मन बच्चे का अप्रसन्न रहता है, कष्टपूर्वक क्या है? उसके कान और नाक को वो मतलब खुजलाता रहता है बच्चा, ठीक है। उसके ललाट में, फोरहेड रीजन में अक्षिकूट यानी आई के चारों तरफ और नासा का मर्दन करता है, मसलता रहता है बच्चा, बार बार खुजली करता है वहां पे। इसके अलावा क्या है? अत्यधिक नेत्र में कंडू होती है, बच्चा हाथ से उसको रगड़ता रहता है निरंतर। बच्चा प्रकाश नहीं सहन कर पाता, ठीक है, और अश्रु निकलते रहते हैं, आंसू निकलते रहते हैं और वर्त्मगत शोथ यानी आईलिड की स्वेलिंग मिलती है। ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा बस ये हो गया। ट्रीटमेंट देखो इसमें क्या है? इसमें ना जैसे माना था इसका कारण कि माता का ही दूषित दुग्ध जब बच्चा पिएगा तब उसको ये बीमारी होगी, तो उसमें भी क्या करेंगे? माता का ही शोधन करेंगे ना, धात्री का ही करेंगे। तो युक्ति पूर्वक उसका शोधन करना है, वमन विरेचन करा दो, दोषों का पाचन कराओ और जो दूषित ब्रेस्ट मिल्क है ना उसको निर्हरण कर दो, उसको निकाल दो। वो पिलाना नहीं है बच्चे को। पथ्य का सेवन कराओ, माता को अपथ्य का त्याग कराओ, ठीक है। हाई साफ सुथरे वस्त्र धारण है, स्वच्छ और क्लेश रहित निवास में उसको रहना है, हाइजीनिक एरिया में रहे, हाइजीनिक घर में रहे और हाइजीनिक कपड़े वो पहने। शिशु के लिए आपने क्या करना है? स्थानिक क्रिया कर दो, जैसे जलौका अवचारण, मतलब जलौका का प्रयोग कर सकते हैं हम इस तरीके की स्वेलिंग में, ठीक है। बच्चे को अंजन लगा सकते हैं, वर्ती का यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो वो हो गया स्थानिक कर्म यानी लोकल एप्लीकेशन वाला। बस ये पॉइंट इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा ठीक है, बस इतना ही। कुकुणक रोग ना जो है 5 मार्क्स में आता है इसका क्वेश्चन। कुकुणक रोग का 5 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ठीक है, देन अहिपूतना अगेन 5 मार्क्स में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अहिपूतना नैपकिन रैशेस होते हैं बच्चों के। तो अहिपूतना ना ये भी माना जाता है कि नैपकिन रैशेस भी ऐसे ही माना जाता था कि जो धात्री है उसका दुष्ट दुग्ध जब बच्चा पिएगा तब उसको ये हो जाएगा, ठीक है। तो अहिपूतना क्या है? गुद मार्ग में मल के उपलेप अथवा स्वेद के रह जाने से, ठीक है, मतलब एनल रीजन में। जैसे क्या होता है नैपकिन रैश कब होगा? कि जब बहुत देर तक वहां पे बच्चा वेट रह गया, ठीक है, तो क्या है उसको नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या बोला है कि जब जैसे बच्चा मल किया, ठीक है, मल किया बच्चे ने, तो मल से वो पूरा लिप्त है उसका एरिया, ठीक है, और मूत्र किया बच्चे ने, वो चीज भी वही है। तो क्या ये सब गीला रखेगा बच्चे को नीचे से। तो गुद के मल गोद में क्या है? मल के उपलेप से, ठीक है, या फिर क्या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है बच्चे को उस एरिया में, ठीक है। रक्त और कफ जन्य ताम्र वर्ण का, ठीक है, रक्त जैसा मतलब रेडिश और कफ जन्य, ठीक है। मेन इसमें जो दोष प्रकोप होता है रक्त और कफ होते हैं। और ये कैसे कलर के रैशेज होते हैं? तो ताम्र वर्ण के ये रैशेज हो जाते हैं, वहां पे कंडू युक्त ताम्र वर्ण के व्रण हो जाते हैं। व्रण से यहाँ पे रैशेज समझना है, ठीक है। और ये जो है उपद्रव बहुल्य होता है, ठीक है, मतलब इसमें बड़ा कष्ट होता है बच्चे को। और इसका जो कारण है वो है मात्रक दोष, ठीक है, वही जैसे मैंने बताया धात्री का ब्रेस्ट मिल्क की दिक्कत होगी इसमें। और इसका ही कुछ दूसरा नाम, हाँ, इसको ना सॉरी मेनली तो ब्रेस्ट मिल्क की दिक्कत होगी और इसका ना ऑल्टरनेट कुछ नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि इसको आचार्यों ने क्या बोला है? मातृका दोष, ठीक है, अहिपूतना पृष्ठारु, ठीक है, गुद कुट और अनामक, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स है, ये सब इसके पर्याय है जो दूसरे आचार्यों ने इन नाम से इसका वर्णन किया है, ठीक है। और
निदान संप्राप्ति यही है, लक्षण भी यही है कि वहां पे कंडुयुक्त व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऐसा ही बाकी आचार्यों ने भी बोला है। माधव निदान में भी यही बोला गया है कि मलमूत्र से लिप्त गुदा में अथवा स्वेद युक्त होने पर क्या होता है, स्वेद युक्त हो जाता है वहां पे, और फिर भी जो है प्रक्षालन नहीं किया जाता, उसको क्लीन नहीं करते, तब वहां पे रक्त और कफ जन्य यानी रक्त और कफ दोष के प्रकोप से क्या होता है कि कंडू और श्राव वाले यानी डिस्चार्ज निकलने वाले स्फोट युक्त व्रण यानी कि रैशेस हो जाते हैं, उसी को अहिपूतना कहते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा इसमें क्या करना है कि सर्वप्रथम धात्री के स्तन का शोधन, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि धात्री के दुग्ध जो है वो दूषित है, उसी दूषित दुग्ध को पीने से बच्चे को ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, धात्री के स्तन्य का शोधन करना है, और उसके बाद हरित की विभित की अम्ल की इक्वल अमाउंट में लेके खदिर से निर्मित क्वाथ में मिलाना है। ठीक है, ये हरित की विभित की अम्ल की इनको जो है खदिर के क्वाथ में मिक्स करके इससे जो वो रैशेस हो रखे हैं ना उनको वॉश करने के लिए बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बस ये इतना ही है इसके बारे में। अब नैपकिन रैशेस क्या होते हैं कि ये जो है इन्हीं को डायपर रैशेस नैपकिन रैशेस कहते हैं। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली कैंडिडा फंगस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इट इज कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स। ठीक है, और जो इन बच्चों में देखे जाते हैं जो ज्यादातर क्लीन और ड्राई नहीं रखे जाते। ठीक है, और ज्यादा फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, फ्रीक्वेंट स्टूलिंग जो बच्चे करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक जो लेते हैं, बार बार स्टूल पास करते हैं, एसिडिक स्टूल जिनका होता है, अमोनिया इन द यूरिन, टू टाइट डाइपर्स, रिएक्शन टू सम सोप और सम अदर प्रोडक्ट्स का रिएक्शन होने की वजह से इस तरीके के डायपर रैशेस हो जाते हैं। और क्या फिर इसके लक्षण क्या दिखेंगे, डायपर रैश होगा बच्चे को तो ब्राइट रेड कलर के रैशेस दिखेंगे विद स्केली। ठीक है, स्केली एरियाज मतलब रेड कलर के रैशेस, अभी मैं दिखा दूंगी इसकी फोटो। ठीक है, रेड कलर के रैशेस होंगे और साइड से स्केली एरियाज रहेगा उसमें ऑन द स्क्रोटम एंड पेनिस इन द बॉयज, और रैशेस अगर फीमेल चाइल्ड का है तो वो हो जाएगा लेबिया एंड वेजाइना रीजन में भी रहता है ये रैशेस। ठीक है, पिंपल्स रहते हैं, ब्लिस्टर्स, फफोले जैसे। ठीक है, अल्सर है, लार्ज बड़े बड़े बम्प्स यानी बड़े बड़े फोड़े जैसे हो जाते हैं। ये सब पस के साथ जो है बच्चे में हो जाते हैं। और इसके लिए ना हम KOH का टेस्ट कराते हैं, वो चीज पॉजिटिव आ जाती है कि ये कैंडिडा ही है, इससे ये पता चल जाता है। और ट्रीटमेंट यही है कि हमने हमेशा जो है डायपर को क्लीन एंड ड्राई रखना है। इसके अलावा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड पेट्रोलियम जेली बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जेली हो गया, जिंक ऑक्साइड के प्रोडक्ट्स हो गया वो। ठीक है, इसकी ना कुछ दवाइयां आती हैं जैसे कि नैस्टैटिन है, मिकोनाजोल है। ठीक है, मिकोनाजोल है, क्लोट्राइमाजोल है, कीटाकोनाजोल है। ठीक है, ये सब जो है हम अप्लाई कर सकते हैं नैपकिन रेशन में। ये सब जिंक ऑक्साइड के ही प्रोडक्ट्स हैं, और बेसिक हम पेट्रोलियम जेली भी हम लोग नैपकिन रेश में यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है बच्चे को नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरीके से ही बच्चे को नैपकिन रैश हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे फोड़े जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के रेडिश टाइप के फोड़े भी हो गए हैं, पस भी आपको थोड़ा साइड साइड से व्हाइट स्केल जैसा निकलता हुआ, खाल जैसे निकलती हुई दिख रही है ना, तो वही चीज व्हाइट रैशेस या व्हाइट स्केल्स कहलाती है। ठीक है, यही स्केल्स कहलाती है। रेड रेड स्पॉट्स हुए हैं जिसके आसपास जो है स्केल्स भी मौजूद हैं। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से जो है छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं इन सब में। ठीक है, पस भरे हुए फोड़े हैं। तो इस तरीके की जो ये डिजीज है, दिस इज कॉल्ड नैपकिन रैशेस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए आता है इसका भी नोट। ठीक है, कुकुर्णक, अहिपूतना एंड नैपकिन रैश, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।